हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में खिलजी वंश को देख रहे थे। आज खिलजी वंश का पार्ट 4 है, जो कि लास्ट पार्ट होगा। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के मूल्यांकन करेंगे, साथ साथ खिलजी वंश का पतन और उसके जो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी हुए मुबारक खिलजी और खुसरो शाह के बारे में देखेंगे, और इसके बाद तुगलक वंश को स्टार्ट करेंगे। तो नया चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा कंप्लीट हम लोगों ने देख लिया है। कैसे उसकी क्रूरता को देखा, साम्राज्य विस्तारवादी नीति को देखा, साथ साथ उसके और चीज़ों के बारे में देखा। कैसे उसने निरंकुशता को स्थापित किया, सुल्तान बना किसको मारकर, तो अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर सुल्तान बना। तो उसकी नीतियों के बारे में, उसके जीवन चरित्र और मूल्यांकन के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, कंटेंट क्या लिखना हम लोगों को वो देखेंगे, और वैसे सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। तो देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक सफल साम्राज्यवादी शासक था, क्योंकि इससे पहले जितने भी सुल्तान हुए, चाहे वो गुलाम वंश के हुए हैं, चाहे वो जलालुद्दीन खिलजी ही क्यों ना हो, क्या किया था, साम्राज्य को उतना विस्तार नहीं किया था। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है कि वो सफल साम्राज्यवादी शासक था। व्यक्तिगत दृष्टि से स्वार्थी और क्रूर था। सभी को पता है कि व्यक्तिगत दृष्टि से देखा जाए तो वो स्वार्थी था और क्रूर था, क्योंकि उसने अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने ही हित के लिए क्या किया, अपने चाचा को मानिकपुर बुलाता है और वहीं पर उनका कत्ल कर देता है। तो वो एक क्रूर था, ये बात कतई मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन दयावान भी था, तो उसको भी देखते हैं। साथ साथ उसके जीवन में क्या दया, क्षमा, सहिष्णुता और उदारता, ये सब इथिक्स के पार्ट हैं। आप लोगों को ये टर्म क्लियर होने चाहिए। दया किसे कहते हैं, करुणा किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, क्षमा, सहिष्णुता, उदारता के लिए कोई स्थान नहीं था इसके जीवन में। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के जीवन में दया, क्षमा, सहिष्णुता, उदारता के लिए कोई भी क्या था, स्थान नहीं था। परंतु लेकिन आप लोग कुछ चीज़ें लिखने के बाद यदि पैराग्राफ चेंज करते हैं तो कुछ कनेक्टिंग वर्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि मूल्यांकन करना है तो उसका पक्ष विपक्ष दोनों को हम लोगों को लिखना है। तो कनेक्टिंग वर्ड के लिए हम लोग वस्तुतः, परंतु, लेकिन ये यूज कर सकते हैं। तो परंतु, अब परंतु क्या है, अलाउद्दीन एक कर्मठ सैनिक, श्रेष्ठ सेनापति, कुशल कूटनीति, महान शासन प्रबंधन और महान विजेता। तो महान विजेता तथा शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सुल्तान था। तो ये थी इसके क्या थे, ये जो पॉइंट थे इसके क्रूरता को दर्शाते हैं कि वह क्या धार्मिक रूप से कट्टर था, साथ साथ क्या था, स्वार्थी था, क्रूर था। लेकिन क्या था, अलाउद्दीन एक कर्मठ सैनिक, श्रेष्ठ सेनापति, कुशल कूटनीतिक, महान शासन प्रबंधन, क्योंकि उसने लगान व्यवस्था, बाजार व्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरह से लागू किया था, इसलिए महान शासन प्रबंधन। महान विजेता, विजेता क्यों महान, क्योंकि उसने क्या किया, उत्तर भारत के सभी राज्यों को तो विजित ही किया, साथ में क्या किया, दक्षिण भारत के जितने भी राज्य थे, स्पेशली 4 राज्य कौन कौन से थे, तो एक था आपका देवगिरी, इसके बाद था तेलंगाना के बाद था होयसल, सब चीज़ें याद होने चाहिए। इसके बाद था पांड्य। तो हालांकि पांड्य ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और बाद में आते आते अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद के हुए ये सभी स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत कमज़ोर थे, दुर्बल थे, आपस में ही संघर्ष किया करते थे। तो ये उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। साथ में और पॉइंट क्या देखते हैं, तो दिल्ली का पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का पहला शासक था जिसने क्या किया था, धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप करने से मना किया था। तो धर्म को क्या करना है, धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया था। साथ में अलाउद्दीन ने उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। साथ में क्या था, अलाउद्दीन जो था वो उलेमा वर्गों के प्रभाव से भी मुक्त रहा। इससे कहा जा सकता है कि वह हिंदुओं के प्रति क्या कठोर था, परंतु इसका धर्म से अधिक राजनीतिक था। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला सुल्तान था
जिसने वित्तीय तथा राजस्व सुधार में गहरी रुचि ली। तो ये पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने क्या किया, वित्तीय तथा राजस्व सुधार में कर लगाया, भूमि की पैमाइश किया, 50% कर लगाया, किसानों से अधिक कर वसूली की। तो वित्तीय तथा राजस्व सुधार में गहरी रुचि ली किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। साथ में अलाउद्दीन खिलजी अशिक्षित होते हुए भी विद्वानों का सम्मान किया, उनका संरक्षण किया, ललित कलाओं को उसने संरक्षण प्रदान किया। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। और क्या किया उसने, तो विभिन्न तालाब बनवाए, पोखरे बनवाए, किले बनवाए। तो जिनमें से आपका सीरी का किला है, हजार स्तंभ महल है और अलाई दरवाज़ा है। तो ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये सभी उसने बनवाए। तो इस कारण से इसे क्या, शासन और राजस्व की अस्तित्व उसके दोनों दोषों को प्रकट करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हैं किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है, कब, तो 1316 में। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था वो किसे किया था, तो तो अलाउद्दीन खिलजी ने शिहाबुद्दीन उमर को, शिहाबुद्दीन उमर को क्या किया था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन मलिक काफूर वो सोचता था कि मैं गद्दी पर बैठूं, मलिक काफूर, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो गया तो मलिक काफूर क्या हुआ, बहुत ही अच्छा शासक माना जाता है, सेनापति माना जाता है मलिक काफूर। तो उसने क्या किया, शिहाबुद्दीन को हटाने की कोशिश किया और शिहाबुद्दीन की माता यानी कि देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की जो क्या थी, पुत्री, जिसका नाम था देवल देवी। तो देवल देवी से विवाह करता है कौन, आपका मलिक काफूर। तो अंततः क्या हुआ, शिहाबुद्दीन को हटाकर वो गद्दी पर बैठाता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जिसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, तो इसके बारे में देखते हैं। हालांकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर जब बैठा तो जितनी भी व्यवस्थाएं लागू किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, सभी को उसने समाप्त कर दिया। जितने भी अधीन थे उसके, उन सबको स्वतंत्र कर दिया। तो उसका जो प्रारंभिक जीवन था वो उदारमयी था। इससे प्रकट होता है कि उसका जो प्रारंभिक जीवन था उदारमयी था, लेकिन अंत तक आते आते वो बहुत क्रूर सा हो गया, विलासिता का जीवन जीने लगा। तो सिंहासन पर बैठने के बाद उसने क्या किया था, शुरुआत में 17 से 18,000 सैनिक जो कैद में रहते थे उनको मुक्त कर दिया। अलाउद्दीन के सभी नियम को समाप्त कर दिया, जितने भी अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था लगाई थी सब चीज़ें समाप्त कर दी। और अंततः देवगिरी, उस समय देवगिरी, गुजरात, ये सभी क्या हुए थे, स्वतंत्र हो चुके थे, जहाँ पर शासन किया करते थे हरपाल देव, लेकिन उनकी हत्या करवा दिया था इसने। तो ये सभी हैं किसके, शिहाबुद्दीन के बारे में, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। आगे देखते हैं अंतिम शासक के बारे में देख लेते हैं। तो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे कौन, नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी वंश के अंतिम शासक थे और इन्हीं को क्या किया, पराजित कर गाजी मलिक उर्फ क्या, गयासुद्दीन तुगलक। तो गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक क्या है, गद्दी पर बैठता है, ये बात याद रखिएगा। अब देखते हैं खिलजी वंश के पतन के बारे में। तो खिलजी वंश के पतन के बारे में एक एक करके देखते हैं। आपको बस पॉइंट याद होना है, इसके बाद लिखने का काम आपको स्वयं करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, उत्तराधिकार नियम का अभाव। अब उत्तराधिकार नियम का अभाव क्या था कि शुरुआत में ही जब खिलजी वंश की स्थापना की थी किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने, उसके बाद क्या हुआ, उसके जो उत्तराधिकारी हुए, जितने भी उत्तराधिकारी हुए जलालुद्दीन खिलजी के, वो सभी तलवार के बल पर क्या किए, अपने आप को स्थापित किए, अपने आप को सिंहासन पर बिठाएं। तो ये उत्तराधिकारी नियम का अभाव था यहाँ पर। जैसे जलालुद्दीन खिलजी को मारा था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, धोखे से उसका कत्ल करके गद्दी पर प्राप्त किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद शिहाबुद्दीन उमर शाह गद्दी पर बैठा, उसको भी हटा दिया गया शक्ति के बल से। फिर आगे बैठा आपका कौन, तो मुबारक खिलजी, फिर उसको हटाकर शिहाबुद्दीन मुबारक। तो सभी क्या थे, उत्तराधिकार नियम का क्या था, अभाव था। सेकेंड पॉइंट क्या है, खिलजी सुल्तानों द्वारा अपने शासन के पक्ष में विस्तृत आधार का निर्माण न करना। तो विस्तृत आधार का निर्माण न करना, क्योंकि वो जो थे वो प्रजा के प्रति क्या थे, सहानुभूति प्राप्त नहीं था उनको। उनका लक्ष्य क्या था, तो उनका लक्ष्य सिर्फ क्या था, अपने राज्य का विस्तार करना और धन की प्राप्ति करना।
नेक्स्ट है खिलजी सुल्तानों का उत्तरदायित्व। तो खिलजी सुल्तानों का उत्तरदायित्व एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है किसके लिए, तो ये माना जाता है उनके पतन का। नेक्स्ट है सैनिक शक्तियों का पतन। सैनिक शक्तियों का पतन कैसे हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी तो निरंकुश शासक था, उसने अपनी सैनिक शक्तियों को, अपने सेनापतियों को बहुत ही सुदृढ़ किया था, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी हुए वहाँ से पतन स्टार्ट होता है कि उसके उत्तराधिकारी मुबारक खिलजी, उसके बाद आपके खुसरो शाह, तो यहाँ से सैनिक क्या होता है, सैनिक शक्तियों का पतन होने लगता है। क्योंकि जो मुबारक खिलजी था वो क्या किया था, जितने भी अलाउद्दीन खिलजी ने धान संपदा सब इकट्ठा किया था, जितने भी नियम कानून बनाया था, सभी को दान में वो बांट देता है। तो सैनिक शक्तियाँ क्या हुई, कमज़ोर हुई, क्योंकि सैनिक के पास उतना ज़्यादा राजस्व नहीं रहा और सी अन्य चीज़ें। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक की सैन्य योग्यता। तो गयासुद्दीन तुगलक की सैन्य योग्यता भी इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि वो मंगोलों के आक्रमण के उत्तर पश्चिमी सीमा पर भी क्या करता था, वहाँ पर अपना सेनापति नियुक्त किया गया था गयासुद्दीन तुगलक। तो वहाँ से अपनी महत्वाकांक्षा को उजागर किया और अंततः नसरुद्दीन नसरुद्दीन खुसरो शाह को गद्दी से हटाकर अपने आप को सिंहासन पर बिठाया और तुगलक वंश की स्थापना की, क्योंकि वो तुगलकों का ही, उसके पिताजी तुगलक थे, तो तुगलक नाम उसी के नाम से पड़ा, ना कि कोई वंशज था तुगलक। चलिए मिलते हैं कल तुगलक वंश से स्टार्ट करते हुए, देख लेते हैं थोड़ा सा तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश यानी कि गाजी तुगलक, जिनका नाम है क्या, गयासुद्दीन तुगलक, खुसरो शाह को पराजित करके गद्दी पर बैठते हैं और 1320 से स्टार्ट होता है तुगलक वंश। 1320 से 1325 तक करते हैं गयासुद्दीन तुगलक, राज करते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। तो उनके बारे में देखते हैं। तो योग्य सैनिक और सेनापति था गयासुद्दीन तुगलक, और उत्तर पश्चिमी सीमा का रक्षक नियुक्त किया गया था उस समय, शिहाबुद्दीन के समय उत्तर पश्चिमी सीमा का रक्षक नियुक्त किया गया था, क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा से ही मंगोल आक्रमण करते थे। शिहाबुद्दीन के पिता का नाम था मलिक तुगलक। तो मलिक तुगलक बलबन का एक गुलाम था। तो मलिक तुगलक पिता थे किसके, गयासुद्दीन तुगलक के। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, आज कल पूरा डिटेल में देखेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल प्रारंभ होता है वो 1320 से 1325, मात्र 5 वर्षों का। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे, क्योंकि वहाँ से मेंस क्वेश्चन 100% आने की संभावना रहती है। तो प्रारंभिक कठिनाइयाँ देखते हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ झेलना पड़ा किसको, गयासुद्दीन तुगलक को। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो प्रारंभिक कठिनाई था वो सबसे पहला था अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद क्या हुआ, सुल्तान का जो पद था वो नीचे आया, साथ में शासन व्यवस्था पूरा का पूरा भंग हो गया, क्योंकि मुबारक खिलजी और खुसरो शाह ने क्या किया, अलाउद्दीन की शासन व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। जितने भी नियम कानून थे, धन दौलत था, सभी को बांट दिया, जो जो जिस भी स्थान पे था सभी को अपने अपने स्थान पे कर दिया। तो ये था एक प्रारंभिक कठिनाई, उसको पुनः सुदृढ़ करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक को ये संघर्ष करना पड़ा। सेकंड था नागरिकों में सुल्तान का सम्मान कम हो गया था। तो नागरिकों में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने निरंकुशता को स्थापित करके अपना सम्मान तो व्यवस्थित किया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सुल्तानों का जो सम्मान था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। आर्थिक समस्या भी उसके सामने आई थी, पहले ही बता दिया हमने कि जितने भी धन दौलत से सबको उन्होंने बांट दिया था। नेक्स्ट है अन्य जगहों पर राज्य स्वतंत्र हो गए, तो ये भी एक समस्या थी। अन्य जगहों पर जैसे हमने बताया था, चित्तौड़ में, रणथंभौर में, राजस्थान में, गुजरात में, बंगाल पहले से ही स्वतंत्र हो गया था, तेलंगाना और होसल पांडे ये सभी स्वतंत्र हो गए थे, इन सभी से भी संघर्ष करना पड़ा। तो ये सभी प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।